Hello everyone, I really hope you all are doing great. आज हम अपना चैप्टर नंबर 32 ऑफ BNSS कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम सेक्शन नंबर 438. Section 438 of BNSS talks about calling for records to exercise power of revision. रिकॉर्ड्स को मंगवाया जा रहा है ताकि रिविजन की पावर को एक्सरसाइज किया जा सके. सो द हाई कोर्ट और एनी सेशन जज, कोई भी हाई कोर्ट या कोई भी सेशन जज कॉल कर सकते हैं और एग्जामिन कर सकते हैं द रिकॉर्ड ऑफ एनी प्रोसीडिंग जो कि उनसे इंफीरियर यानी कि जो कि उनसे सबऑर्डिनेट क्रिमिनल कोर्ट में चल रही थी विद इन इट्स और हिज लोकल ज्यूरिसडिक्शन, चाहे हाई कोर्ट के लोकल ज्यूरिसडिक्शन में हो या सेशन जज के लोकल ज्यूरिसडिक्शन में था. ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ सैटिस्फाइंग इटसेल्फ और हिमसेल्फ. अब इटसेल्फ किसके लिए यूज किया गया है? हाई कोर्ट के लिए यूज किया गया और जो हमारा हिमसेल्फ यूज किया गया है वो सेशन जज के लिए यूज किया गया है. तो क्यों ऐसा करा जा रहा है, क्यों वो रिकॉर्ड्स को मंगा रहे हैं? ताकि वो अपने आप को सेटिस्फाई कर सके कि वो करेक्ट है, जो भी कुछ प्रोसीडिंग वहां पर हुई है वो करेक्ट है, उसकी लीगैलिटी से रिलेटेड, उसकी प्रोप्राइटरी से रिलेटेड, ऑफ एनी फाइंडिंग, सेंटेंस और ऑर्डर. जो भी कुछ पाया गया, जो भी कुछ फाइंडिंग हुई, जो भी सेंटेंस दिया गया, जो भी कुछ ऑर्डर पास किया गया, रिकॉर्डेड, चाहे उसको रिकॉर्ड किया गया है या उसे पास किया गया है. एंड एज टू द रेगुलरिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग, और जो है क्या चीजें किस तरीके से रेगुलर बेसिस पर किस तरीके से चीजें चल रही हैं, उन सारी चीजों का रिकॉर्ड जो है वो हाई कोर्ट या सेशन जज मंगवा सकते हैं. एंड मे व्हेन कॉलिंग फॉर सच रिकॉर्ड डायरेक्ट, और जब ये बुला रहे हैं मतलब जब ये रिकॉर्ड मंगवा रहे हैं डायरेक्ट कर सकते हैं दैट द एग्जीक्यूशन, जो भी मान लीजिए सेंटेंस वगैरह कुछ दिया हुआ था या कोई ऑर्डर वगैरह दिया हुआ था, तो जब ये अपने पास रिविजन के लिए बुला रहे हैं ना, अपनी रिविजन पावर को जब एक्सरसाइज कर रहे हैं हाई कोर्ट और सेशन जज, तब तक के लिए वो जो एग्जीक्यूशन है यानी कि जो उसका निष्पादन है सेंटेंस या ऑर्डर का, वो सस्पेंडेड रहेगा जब तक कि इनका अब कोई ऑर्डर नहीं आ जाता. ठीक है, बी सस्पेंडेड. एंड इफ द अक्यूज वो कन्फाइनमेंट में है तो उसको रिलीज कर दिया जाएगा या तो उसके खुद के बॉन्ड पे या बेल बॉन्ड पर पेंडिंग द एग्जामिनेशन, जब तक कि एग्जामिनेशन हो रहा है उस रिकॉर्ड का. Explanation: all magistrates, whether executive or judicial, and whether exercising original or appellate jurisdiction, shall be deemed to be inferior. उन्हें inferior माना जाएगा. सब यहाँ पर बेसिकली जो सबऑर्डिनेशन है वो बताया गया है. ठीक है, तो कहा गया है कि चाहे सारे ही मैजिस्ट्रेट्स जो हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशियल हो, चाहे वो अपना ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं या अपना अपील वाला ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये सारे ही जो है सब वो आपके सेशन जज के इंफीरियर होंगे. ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन ऑफ दिस सबसेक्शन और सेक्शन नंबर 439 दोनों ही जो है सेक्शंस को इसमें कवर कर लिया है. फिर उसके बाद सबसेक्शन 2, द पावर्स ऑफ रिविजन कन्फर्ड बाय सबसेक्शन 1 शैल नॉट बी एक्सरसाइज्ड इन रिलेशन टू एनी इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर. कोई अगर इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर पास किया गया किसी अपील में, इंक्वायरी में, ट्रायल में या कोई दूसरी प्रोसीडिंग में, तो ये जो रिवीजन की पावर है जो सबसेक्शन 1 में दे रखी है उसको एक्सरसाइज नहीं किया जाएगा अगर इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर के बारे में बात हो, मतलब अगर कोई इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर पास किया गया. Subsection 3 says, if an application under this section has been made by any person either to the High Court or the Session Judge, अगर कोई इस सेक्शन के अंदर कोई एप्लीकेशन अगर करी गई है किसी भी पर्सन के द्वारा, चाहे वो हाई कोर्ट में करी गई हो चाहे वो सेशन जज के पास करी गई हो, no further application by the same person shall be entertained by the other of them. मतलब कि वो ही सेम पर्सन, मान लीजिए किसी एक पर्सन ने हाई कोर्ट में अगर एप्लीकेशन दायर कर दी रिविजन के लिए, अब क्या वो सेशन जज के पास फिर से एप्लीकेशन लेकर जाएगा? नहीं. आप सेम बंदा जो है दोबारा से उनके पास एप्लीकेशन लेकर के नहीं जा सकता, फर्दर एप्लीकेशन नहीं ले जाएगा वो सेम बंदा. बाय द सेम पर्सन शैल बी एंटरटेन. कोई भी जो है एक के पास अगर चली गई तो दूसरा सेम पर्सन से उसको एंटरटेन नहीं करेगा. ठीक है, मतलब सेम हो जाएगा ना. बेसिकली फायदा क्या होगा? फिर एक लोग देख रहे हैं ना, बस वही देखेंगे. ठीक है, फिर आते हैं सेक्शन नंबर 439 पे, टॉक्स अबाउट पावर टू ऑर्डर इंक्वायरी. अब यहाँ पर इंक्वायरी करने के लिए कहा जा रहा है. कौन कहेगा? हाई कोर्ट या सेशन जज. अब उन्हीं के बारे में बात करें तो उन्हीं की पावर यहाँ पर बता रखी है. कह रहा है ऑन एग्जामिनिंग एनी रिकॉर्ड अंडर सेक्शन 438 या अदरवाइज, अगर कोई रिकॉर्ड वगैरह एग्जामिन किया जा रहा है, चाहे 438 में किया जा रहा हो चाहे जैसे किया जा रहा हो, द हाई कोर्ट और सेशन जज डायरेक्ट कर सकते हैं सीजीएम को by himself or by any of the magistrates subordinate to him to make, चाहे वो खुद या तो सीजीएम को डायरेक्टली बोले या फिर उनसे सीजीएम के नीचे जो भी मैजिस्ट्रेट्स हैं, चाहे वो सीजीएम को बोल दें या सीजीएम से नीचे जो भी मैजिस्ट्रेट्स हैं उनको भी कहा जा सकता है जेएमएफसी या जेएमएससी. ठीक है, him to make and the chief judicial magistrate may himself, वो खुद से चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट खुद से बनाएंगे या डायरेक्ट करेंगे अपने किसी सबऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट को कि तुम बना, चाहे तो वो खुद से बना ले, चाहे तो वो अपने सबऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट को डायरेक्ट कर देंगे कि तुम बनाओ. फर्दर इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट व्हिच हैज बीन डिसमिस्ड अंडर सेक्शन 226
or subsection 4 of section 27 or into the case of any person accused of an offense who has been discharged, जिसको डिस्चार्ज कर दिया गया है, उसके बारे में जो थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन जो है निकालने की बात यहाँ पर करी जा रही है. प्रोवाइडेड दैट नो कोर्ट शैल मेक एनी डायरेक्शन अंडर दिस सेक्शन, कोई भी कोर्ट इस सेक्शन के अंदर कोई भी डायरेक्शन नहीं देगा फॉर इंक्वायरी इनटू द केस ऑफ एनी पर्सन हु हैज बीन डिस्चार्ज्ड, जिसको डिस्चार्ज तो किया गया है, unless such person has had an opportunity of showing cause why such a direction should not be made. पहले उसको शो कॉज नोटिस आपको भेजना होगा. आप उस बंदे, उस अक्यूज पर्सन के पास जिसको डिस्चार्ज किया गया था, उसके पास आपको भेजना होगा एक शो कॉज नोटिस कि तुम हमें बताओ कि तुम पर जो है ये पर्टिकुलर ऑर्डर क्यों ना किया जाए, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन तुम्हारे ऊपर इम्पोज क्यों ना किया जाए, तुम पहले हमें बताओ. उसके बाद ही जो है इस सेक्शन का जो है कार्यक्रम शुरू हो सकता है. कब तक नहीं शुरू होगा? जब तक कि आपने शो कॉज नोटिस उसको भेज नहीं दिया, उस अक्यूज पर्सन को जिसको डिस्चार्ज किया गया था, कि तुम बताओ कि तुम्हारे ऊपर ये डायरेक्शन क्यों ना लगाया जाए, और फिर उसके बाद जो है आप इंक्वायरी के लिए ऑर्डर कर सकते हो. ठीक है. फिर उसके बाद सेक्शन 440 टॉक्स अबाउट सेशन जज पावर ऑफ रिविजन. सबसेक्शन 1 से यहाँ पर सेशन जज की पावर के बारे में बात हो रही है. आज हम ये 2 सेक्शंस कवर करेंगे. सबसेक्शन 1 says in the case of any proceeding the record of which has been called for by himself. किसी कोई प्रोसीडिंग चल रही है, रिकॉर्ड जो है खुद मंगवाया गया है सेशन जज के द्वारा, तो सेशन जज जो है अपनी सारी पावर्स और उनमें से कोई भी एक पावर एक्सरसाइज करेंगे विच में बी एक्सरसाइज्ड बाय द हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट एक्सरसाइज करती है अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 442. पहली बात. ठीक है. सबसेक्शन 2 सेज वेयर एनी प्रोसीडिंग बाय वे ऑफ रिविजन इज कमेंस्ड. रिविजन की कोई प्रोसीडिंग जो है सेशन जज के साथ शुरू हो गई है अंडर सबसेक्शन 1, द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शंस 2, 3, 4 and 5 of section 442 shall so far as may be apply. वो अप्लाई करेगा. ये सेक्शन 442 के सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 5 ये अप्लाई करेंगे टू सच प्रोसीडिंग. उस प्रोसीडिंग में कब? जब कोई ऐसी प्रोसीडिंग है जो कि रिविजनल प्रोसीडिंग है और वो सेशन जज के सामने है. And references in the said subsections to the high court shall be construed as references to the session judge. भाई यहाँ पर जो है हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है. देखो सेक्शन 442 में हाई कोर्ट के बारे में बताया गया ना, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 5, यही तो बता रहा है ना. हाई कोर्ट के बारे में यहाँ पर बताया गया. तो कह रहा है कि जब सेशन जज अपनी पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर जहां कहीं भी हाई कोर्ट के पावर के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि ये सेशन जज की पावर है. इतनी बात ध्यान रखनी है बस आप. ये हम मान लेंगे कि ये सेशन जज की पावर है. चलो हम एक बार ये वाला भी आज सेक्शन कवर करेंगे ताकि एक ही फ्लो में आपको सब कुछ समझ में आ जाए. ठीक है. फिर अब देखो सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है. वेयर एनी एप्लीकेशन फॉर रिवीजन इज मेड बाय और ऑन द बिहाफ ऑफ एनी पर्सन बिफोर द सेशन जज. जब कोई एप्लीकेशन आई है रिवीजन की, चाहे उसके बिहाफ पर आई हो या किसी पर्सन ने करी हो सेशन जज के सामने, द डिसीजन ऑफ द सेशन जज देयर ऑन इन रिलेशन टू सच पर्सन वो फाइनल माना जाएगा और कोई फर्दर प्रोसीडिंग बाय वे ऑफ रिवीजन नहीं करी जा सकती है. शैल बी एंटरटेन्ड बाय द हाई कोर्ट और एनी अदर कोर्ट. एक बार सेशन जज ने जो कह दिया रिविजनल प्रोसीडिंग्स में, वो फाइनल हो जाता है. अब वही सेम बंदा हाई कोर्ट के पास जाकर ये नहीं कह सकता कि सेशन जज ने ये कहा था, हमें फिर से एक बार रिविजन करवाना है. ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है. 441 says power of additional session judge. तो an additional session judge shall have and may exercise all powers of session judge. सेशन जज की सारी पावर उनके पास होती है. तो हमें जनरली भी पता ही है कि जो सेशन जज होते हैं वो इक्वल टू होते हैं एडिशनल सेशन जज के. या आप ऐसे कह लो जो एडिशनल सेशन जज होते हैं उन्हीं को जो है सेशन जज बनाया जाता है. ऐसे भी आप याद रख सकते हो. या ये कह लो कि वो ना कह करके हम ऐसा कह सकते हैं कि मान लीजिए सेशन जज के पास बहुत ज्यादा वर्कलोड है तो एडिशनल सेशन जज की नियुक्ति करी जाती है, उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है ताकि थोड़ा सा बिजनेस को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके. ठीक है. अब आओ सेक्शन 442 पे. कह रहा है हाई कोर्ट्स पावर ऑफ रिविजन. अब यहाँ पर हाई कोर्ट के रिविजनल पावर के बारे में बताया गया. ये जो सेक्शन है ना, इसका ये याद रखना सेशन जज की पावर कहाँ दे रखी है और आपकी हाई कोर्ट की पावर कहाँ दे रखी है. कह रहा है इन द केस ऑफ एनी प्रोसीडिंग द रिकॉर्ड ऑफ विच हैज बीन कॉल्ड फॉर बाय इटसेल्फ. चाहे हाई कोर्ट ने खुद, देखो हाई कोर्ट सुओ मोटो भी अपने पास भी खुद से भी मंगवा सकती है या फिर किसी बंदे ने एप्लीकेशन लगाई हो रिविजन की, तो दोनों बातें हो सकती है. कह रहा है कि चाहे खुद से उन्होंने बुलाया हो और विच अदरवाइज उनकी नॉलेज में आया, द हाई कोर्ट में इट्स डिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज करेंगी एनी ऑफ द पावर्स जो कि उनके पास है on a court of appeal by section 427. किस sections के virtue से है? 427, 430, 431, 432 or on a court of session by section 344. And when the judges composing the court of revision are equally divided in opinion, मान लीजिए equally divided है opinion में, the case shall be disposed of in the manner provided by section 433. तो 433 में जैसा बताया गया बेसिकली वे मेजोरिटी रूल वो प्रिवेल करता है. ठीक है, वही बताया गया वहां पर. अब देखो सबसेक्शन 2 कह रहा है नो ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड टू प्रेजुडिस
हार्म करने के लिए, अक्यूज को हार्म करने के लिए कोई भी ऑर्डर सेक्शन के अंदर नहीं किया जाएगा, और अदर पर्सन, चाहे अक्यूज हो चाहे किसी दूसरे पर्सन के अगेंस्ट में ये ऑर्डर नहीं किया जाएगा जब तक कि आप उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दे देते। जब तक आप ये नेचुरल जस्टिस का ये वाला फिनोमेना फॉलो नहीं कर लेते ना, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, पहले सामने वाले को सुन लो उसके बाद कोई और ऑर्डर निकालो उसके अगेंस्ट, तो पहले आपको ये चीज करनी पड़ेगी, चाहे आप उसको पर्सनली सुन रहे हो या एडवोकेट उसको रिप्रेजेंट करने आ रहा है, ठीक है। सबसेक्शन 3 सेज नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू ऑथराइज अ हाई कोर्ट। अब जैसे हम उस वाले सेक्शन में पढ़ रहे थे ना, कॉन्स्टिट्यू कर लो कि वहां पर जो है सेशन जज लिखा हुआ है, जो सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 5 में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप हाई कोर्ट ना सोच के यहाँ सेशन जज समझ लेना जब हम वो वाला सेक्शन पढ़ रहे हैं, जब हम उनके रिवीजन की पावर्स देख रहे हैं सेशन जज की, ठीक है। तो नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू ऑथराइज अ हाई कोर्ट, यहाँ पर हाई कोर्ट, आप हम ये नहीं कह रहे हैं सेक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जो हाई कोर्ट को ये पावर दे रहा है कि वो अक्विटल की फाइंडिंग को कन्विक्शन में कन्वर्ट कर दे। मतलब किसी को दोष मुक्त किया गया था, वो अपनी रिवीजन पावर एक्सरसाइज कर रही है हाई कोर्ट, वहां पर क्या उसको दोष सिद्धि कर देगी उस बंदे की, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। सबसेक्शन 4 सेज वेयर अंडर दिस संहिता एन अपील लाइज। मान लीजिए कोई अपील लाई करी है, अपील थी और कोई अपील लाई नहीं गई, तो कोई भी प्रोसीडिंग जो रिवीजन की प्रोसीडिंग है उसको तब तक एंटरटेन नहीं किया जाएगा। No proceeding by way of revision shall be entertained at the instance of party who could have appealed। भाई अपील जो है एक बेटर रिलीफ होता है, रिवीजन तो ऐसा है कि भाई रिवीजन आपके पास अपील का प्रावधान नहीं था तो आप रिवीजन में चले गए, अपील एक बेटर रिलीफ है। आपके पास अगर अपील का प्रावधान है, अगर आपके पास अपील का प्रोविजन है, मतलब आपका केस अगर अलाउ कर रहा है कि इसकी फर्दर अपील हो सकती है, तो आपको अपील ही करनी चाहिए, आप रिवीजन में मत जाओ। रिवीजन एक छोटा जो है रिलीफ हम कह सकते हैं, बट अपील इज अ बेटर रिलीफ। इसीलिए यहाँ पर बताया गया कि जहां पर अपील का प्रावधान था, आप अपील में नहीं गए और आप रिवीजन में आ गए, तो आप ये नहीं कर सकते हो। हाँ, अपील का कोई प्रावधान ही नहीं था तो आप भले आप रिवीजन में तब जा सकते हो। तो कह रहा है कि अपील लाए तो करी थी लेकिन अपील लाई नहीं गई, और अपील ना ला करके आप रिवीजन की प्रोसीडिंग लेकर के आ रहे हो, तो ये चीज एंटरटेन नहीं करी जाएगी, ठीक है। Subsection 5 says where under this Sahita an appeal lies but an application for revision has been made to the High Court by any person and the High Court is satisfied। यहाँ पर देखो हाई कोर्ट के पावर के बारे में बताया हुआ है। जनरल रूल क्या है कि कोई भी जो है रिविजन को एंटरटेन नहीं किया जाएगा अगर अपील थी और आप अपील नहीं लेकर के गए, ठीक है। अब कह रहा है कि जहां पर मान लीजिए अपील लाइक कर रही थी और आपने रिविजन की एप्लीकेशन लगा दी, कहां पर लगा दी? हाई कोर्ट में लगा दी, किसी भी पर्सन के द्वारा लगाई गई और हाई कोर्ट हमारा सेटिस्फाइड है दैट सच एप्लीकेशन वाज मेड अंडर द इरोनियस बिलीफ, एरर हो गया था, मिस्टेक ऑफ फैक्ट आप मान सकते हो, गलती से सामने वाले को मतलब जो आपकी अपीलांट पार्टी थी उसे ऐसा लगा कि यहाँ पर जो अपील नहीं हो सकती है इस पर्टिकुलर मैटर में, इरोनियस बिलीफ था उसका कि कोई अपील लाइव नहीं करती है, एंड दैट इट इज नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस सो टू डू, और ये नेसेसरी है जस्टिस के लिए, न्याय के लिए, सो हाई कोर्ट जो है ट्रीट करेगी द एप्लीकेशन फॉर रिविजन एज अ पिटिशन ऑफ अपील। देखो हाईकोर्ट की कितनी अच्छी पावर को बताया गया है। कहा गया है कि मान लीजिए कि कोई बंदा इरोनियस बिलीफ में, उसको ये नहीं पता था कि उसको ये पता था कि अपील इसमें लाई नहीं करती, इसलिए वो रिवीजन लेकर के चला आया हाईकोर्ट के पास, तो हाईकोर्ट क्या, हाईकोर्ट को भगा नहीं देगी, हाईकोर्ट उस पर्टिकुलर रिवीजन की एप्लीकेशन को एज अ पिटिशन ऑफ अपील मान लेगी एंड डील विद द सेम अकॉर्डिंगली, और फिर अकॉर्डिंगली जो है उससे डील किया जाएगा, ठीक है। सो आई रियली होप आप लोग को सेक्शन नंबर 442 तक सारे सेक्शन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।